हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। तो बेटा हम कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, इसमें मेनली मैं कवर करने वाला हूं अमेंडमेंट्स, और उससे भी मेनली मैं कवर करने वाला हूं आपके कुछ ऐसे डाउट्स जिनको लेके आप पैनिक हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर ये जो फाइनेंस एक्ट 24 आया है ये हमारे ऊपर अप्लीकेबल है या नहीं है। तो सर देखिए, हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 के एग्जाम की, राइट। तो उसमें क्या अप्लीकेबल है वो जानना बहुत जरूरी है, वरना आप क्या करोगे, जानते हुए गलती करके आ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे अमेंडमेंट लगा दिए जो आपके ऊपर अप्लीकेबल ही नहीं है, तो आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, राइट। तो इस वीडियो में हम सब उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बेसिकली आप इसको अमेंडमेंट वीडियो बोलिए, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो बोलिए, तो ये आपके बड़े काम की चीज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सर सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस बार ये डाउट हुआ क्यों। ये इसलिए हुआ कि इस बार बजट 2 बार आया था, क्योंकि बीच में लोकसभा इलेक्शन होने थे। तो पहले फाइनेंस एक्ट जो 1 फरवरी 2024 को आना था, तो फाइनेंस एक्ट 24 उस टाइम पे आ गया। उसके बाद वो उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। फिर इलेक्शन हुए, फिर जुलाई 24 में दोबारा से बजट आ गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों को लगता है कि पहले वाला हमारे ऊपर अप्लीकेबल है, जुलाई वाला अप्लीकेबल नहीं है। तो मैं बता दूं कि फाइनेंस एक्ट 24 जो है वो आपके दिसंबर 24 एग्जाम पे अप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 ही अप्लीकेबल है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 24 जो है वो 1 अप्रैल 2024 से जो इनकम कमाई गई है उस पे अप्लीकेबल होता है। जबकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 31 मार्च 2024 का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, आप उसको भूल जाइए। ठीक है, अब सर दूसरा जो मेन डाउट आता है वो आता है सर ओल्ड और न्यू स्कीम का, कि सर ये ओल्ड स्कीम क्या है, न्यू स्कीम क्या है, उन हमारे ऊपर कौन से अप्लीकेबल है। तो उसको भी हम क्लियर करते हैं। सर देखिए, ऐसा है कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में पहले क्या था, पिछले साल तक की बात मैं करूं तो जो ओल्ड स्कीम है वो हमारी डिफॉल्ट स्कीम थी। डिफॉल्ट स्कीम होने का मतलब, अगर कोई पर्सन कुछ भी नहीं कहता है कि मुझे ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है, तो ऑटोमेटिकली वो ओल्ड में जाएगा। अगर उसे न्यू में जाना है तो उसे स्पेशली बोलना पड़ेगा। एक फॉर्म था 10IE, वो फॉर्म फाइल करना पड़ता था, तो ही वो न्यू स्कीम में जा सकता था। फाइनेंस एक्ट 23 में क्या किया गया, न्यू स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया गया। डिफॉल्ट स्कीम का बनाने का मतलब है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके न्यू स्कीम में आ चुके हो। ठीक है, तो अब अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप साइलेंट रहते हैं, इट मीन्स आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, राइट। बट अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो उसके लिए 10IEA फॉर्म होता है, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको भरना होता है। तो ये फॉर्म भर के ही आप न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यू स्कीम ऑटोमेटिक आपके ऊपर अप्लाई हो गई है। अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो स्पेशली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस। तो सर एग्जाम में जब क्वेश्चन हमें देगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप, और उसने कुछ नहीं लिखा, तो आपको न्यू स्कीम से सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं पे भी आप टेक्स्ट वैक्स निकाल रहे हैं, न्यू स्कीम से ही निकालना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन स्पेशली कहता है कि एसएससी इज ऑप्टिंग आउट फॉर सेक्शन 115BAC या सेक्शन 115BAC सबसेक्शन 6, हो सकता है दोनों लैंग्वेज लिख दे वो, तो उनमें से अगर ऐसा बोलता है कि ऑप्टिंग आउट, आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको किस में करना है, ओल्ड स्कीम में जाना है। ठीक है, या ऑप्टिंग ओल्ड टैक्स रिजीम ऐसा लिख दें, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, वो आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको ओल्ड स्कीम के हिसाब से कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज न्यू के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, ये आपका सेकंड डाउट क्लियर हो गया है। थर्ड डाउट जो बच्चों के मन में था कि सर ओल्ड न्यू स्कीम में हमारे ऊपर रेट कौन सी लगेगी, क्योंकि जब से न्यू स्कीम लॉन्च हुई है उसके भी रेट में 3 बार चेंज हो चुके हैं। पहले जो रेट आई थी स्टार्टिंग में वो 2.5 लाख की स्लैब में थी, मतलब 0 से 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 7.5 से 10%, 7.5 से 10 तक 15%, 10 से 12 20%, 12.5 से 15 25%, और 15 से ऊपर 30%। इस तरीके से थी वो रेट, राइट। सेकेंड टाइम जब उसको रिवाइज किया गया तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसा कर दिया गया। तो आपके ऊपर जो रेट अप्लीकेबल है वो ये वाली अप्लीकेबल है, 3, 6, 9, 12। इसके बाद फाइनेंस एक्ट 24 में दोबारा से चेंज किया गया, और 3 लाख तक जीरो, और 3 लाख से 7 लाख तक 5%, और 7 लाख से 10 लाख तक 10%, इस तरीके से चेंज किया गया। पर वो ऊपर आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, मतलब जो 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स वाला रेट है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, राइट। आपके ऊपर अप्लीकेबल ये है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 5%, 6 से 9
10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30%। ध्यान रहे 25% जैसी कोई रेट नहीं है। आप फ्लो में कहीं 25% लगा दो तो 25% जैसी कोई रेट नहीं है, राइट। यस, तो ये चेंज हुआ था सेक्शन 115 बीएससी में, तो ये वाली रेट आपको याद रखनी है अल्टीमेटली, ठीक है। यस, नेक्स्ट आइए सरचार्ज। क्या सरचार्ज में चेंज हुआ? यस, न्यू स्कीम में सरचार्ज में भी चेंज हुआ है, ओल्ड स्कीम में कोई चेंज नहीं है। न्यू स्कीम में सरचार्ज में जो 37% की रेट थी उसको हटा दिया गया, तो अभी जो सरचार्ज है वो अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% और 2 करोड़ से ऊपर है तो 30%, 25%। इस हिसाब से आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है। मार्जिनल लिफ्ट तो यस, मार्जिनल लिफ्ट तो मिलेगी। अगर सरचार्ज की इनकम जो आपकी है वो लिमिट के नियर बाय है तो मार्जिनल लिफ्ट जो पहले मिलती थी वैसे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। यस, रिबेट, ये मैं मानता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके आंसर को इफेक्ट कर सकती है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। क्या ध्यान देना है वो सुनिए। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सर? रिबेट में देखो 2-3 चेंजेस हैं और तरीका भी चेंज है, तो ध्यान दीजिएगा। सर सबसे पहली बात 87A की रिबेट की हम बात कर रहे हैं। 87A की जो रिबेट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, तो अगर आप नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं तो रिबेट नहीं मिलेगी। एचयूएफ की बात कर रहे हैं तो रिबेट नहीं मिलेगी। फर्म या कंपनी की पे तो अप्लीकेबल ही नहीं है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि सर अगर इनकम 7 लाख तक है तो ही रिबेट मिलेगी, पर ये बात चल रही है न्यू स्कीम की। ओल्ड स्कीम में 5 लाख तक है तो रिबेट मिल जाएगी, पर वहां पे रिबेट है 12,500 तक की और यहां पे रिबेट है 25,000 रुपए तक की, ठीक है। तो मैं अभी तक न्यू स्कीम पे ही चल रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, भटक मत जाइएगा। तो न्यू स्कीम में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पे सर एक डाउट है, ध्यान से सुनिएगा कैसे। देखिए बहुत बार सर ये बोला गया था कि 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो गई, 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो गई। उसका मतलब क्या था सर? उसका मतलब ये था कि मान लीजिए मेरी इनकम 7 लाख है, तो बताइए इस रेट के हिसाब से मेरा टैक्स कितना बनता है? अगर मेरी इनकम 7 लाख है तो इस रेट के हिसाब से मेरा टैक्स कितना बनता है? तो सर मैं कहूंगा 3 लाख पे तो निल, और 3 लाख पे 5% मतलब 15,000, और बचे हुए 1 लाख पे 10% मतलब 10,000। तो इस तरीके से मेरा टैक्स बनता है 25,000 और मुझे रिबेट भी कितने की मिल जाती है? 25,000 की। इस हिसाब से बोला गया था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। समझ गए बात को? यस, ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनली कि 7 लाख है तो बस फ्री, वो इस तरीके से है। तो पहले टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर रिबेट देनी है, फिर बोलना है कि फ्री है। ऐसा नहीं आप टैक्स ही कैलकुलेट नहीं करो, आप लिख दो कि 680 इनकम है जी तो कोई टैक्स नहीं है, नहीं, पहले 680 पे टैक्स निकालिए, नीचे लिखिए लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A और फिर उसको जीरो कीजिए। समझ गए? तो 25,000 तक की रिबेट यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एचईसी वगैरह रिबेट के बाद मिलेगा। एचईसी वगैरह क्या होगा? रिबेट के बाद लगेगा। मान लीजिए मेरी इनकम में कोई स्पेशल इनकम है, एलटीसीजी है या ऐसा है, तो हो सकता है कि 7 लाख तक की इनकम पे 25,000 से ऊपर टैक्स बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी है क्या हमेशा 7 लाख तक की इनकम पे 25,000 ही टैक्स बनेगा? ज्यादा भी बन सकता है। हो सकता है मेरी इनकम में कैजुअल इनकम हो सकता है मेरी इनकम में एलटीसीजी हो। तो मान लीजिए कि मेरा टैक्स बन रहा है सर 28,000, मान लेते हैं एक बार 28,000 बन रहा है, तो रिबेट मुझे मिली कितनी? 25,000। तो 3,000 का तो टैक्सेबल है ना, और इस पे फिर एचईसी लगेगा। पहले एचईसी लगा के रिबेट नहीं देनी, रिबेट लगा के फिर एचईसी लगाना है, तो 4% लगेगा 120 रुपए। इस तरीके से काम करना है, राइट, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए कि सर आपकी इनकम में अगर एलटीसीजी है मतलब 112 है या एसटीसीजी 111A है तो उसमें से रिबेट मिल जाएगी, उसमें से रिबेट में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब मान लीजिए मेरी इनकम 7 लाख से कम है, 4 लाख ही है ऐसा मान लो, और उसमें एलटीसीजी है, तो कोई बात नहीं, टैक्स निकालो, 25,000 कम कर लो, चलेगा। पर ये 112A जो है शेयर्स पे जो कैपिटल गेन है 1 लाख से ऊपर 10% वाला, उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, इस साल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम हुआ। सर रूल कहता है कि एलटीसीजी में से रिबेट मिल जाती है और 111A के शॉर्ट टर्म में से भी रिबेट मिल जाती है। इस साल जब हमने रिटर्न फाइल करी 31 मार्च 24 की, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। क्या हुआ? हमने रिटर्न भरी, सॉफ्टवेयर ले रहा है कि एलटीसीजी में से रिबेट दे रहा था वो हमें, ठीक है, और हमने भी उस हिसाब से रिटर्न भर दी। जैसे ही हमने रिटर्न सबमिट करी, मान लीजिए मेरा एक एसएससी है और उसकी इनकम मान लीजिए 6 लाख रुपए है, उस 6 लाख में से 3 लाख रुपए एसटीसीजी 111 है और 3 लाख रुपए नॉर्मल इनकम है। हमने टैक्स निकाला, तो जो भी टैक्स बन रहा था उसमें से हमने क्या कर दी? 25,000 की रिबेट दे दी।
जैसे ही हमने रिटर्न सबमिट करी, इनकम टैक्स से एक नोटिस आया कि साहब आपने HTCG 111A पे रिबेट ले ली, जबकि रिबेट अलाउेबल नहीं है, और उन्होंने नोटिस भेज दिया कि बैलेंस टैक्स जमा कराओ। एसएससी हमको कॉल करता है कि सर ये क्या है, ये तो टैक्स मांग रहा है, आपने सही नहीं भरी का रिटर्न। हमने कहा रिटर्न बिल्कुल सही भरी है, ये डिपार्टमेंट के सिस्टम में गड़बड़ है। इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में ये गड़बड़ थी, मतलब उनको खुद को पता नहीं था कि हमें इसका क्या करना है, तो उन्होंने नोटिस भेज दिए। ठीक है, अब जिसके मान लो 200-500 रुपए का नोटिस था, तो हमने कहा कि भैया हम तो केस लड़ने को तैयार हैं, तुम तैयार हो क्या? बोलो नहीं नहीं सर जमा करा दो। प्रैक्टिकल इशू बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसे जमा करा दो, माथा फोड़ी नहीं चाहिए हमको। तो जिनके 200-500 हज़ार रुपए के टैक्स बन रहे थे, उन लोगों ने जमा करा दिए। ठीक है, पर मैंने उनको क्लियरली कहा था कि आप केस लड़िए, आप जीतेंगे। अब वही बात है, इंसान तो वैसे डर जाता है इनकम टैक्स के नाम से, कैसा हम कोई केस नहीं लड़ेंगे, अब तो भर दो टैक्स। अभी रिसेंटली 5 दिन पहले एक जजमेंट आया है कोर्ट का, और कोर्ट ने कहा है कि 87 की रिबेट मिलेगी। किसी ने केस फाइल कर दिया, वो जीत गया, तो ये लड़ना तो पड़ता है हक के लिए। तो आपको रिबेट देनी है, सिर्फ 112 में से नहीं देनी है। ठीक है, ओके। अब ये मार्जिन रिलीफ, ये अच्छा पॉइंट है इस बार, ये अच्छा पॉइंट है, और इस पे मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना। पुरानी स्कीम में गड़बड़ क्या थी सर? पुरानी स्कीम में गड़बड़ ये थी कि अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो मेरा टैक्स 0 है, पर अगर मेरी इनकम 5 लाख 1 रुपए है तो मेरे पे वो 12,500 का पूरा टैक्स लगेगा, उस पे HCC भी लगेगा, लगभग 13-14 हज़ार रुपए मुझे टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि रिबेट की कंडीशन थी कि 5 लाख तक इनकम है तो रिबेट है, वरना रिबेट नहीं है। ठीक है, तो उस स्कीम में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई गवर्नमेंट से कि अगर किसी की इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ सुधारी गवर्नमेंट ने। रूल तो अभी भी यही है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट मिलेगी, वरना रिबेट नहीं मिलेगी। तो अगर मान लीजिए मेरी इनकम 7,02,000 है तो मुझे रिबेट नहीं मिलेगी, पर मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो ये मार्जिनल रिलीफ निकालना आपको आना चाहिए, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या है मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आपको, कोई एक निकाल के दिखाता हूं, नीचे यहां निकाल देते हैं। तो मान लीजिए सर मेरी इनकम है, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 7,02,000 रुपए। ठीक है, अब 7,02,000 है तो टैक्स बनता है, कितना बनता है सर? तो हमने लिखा कि सर 3 लाख पे टैक्स निल है, 3 लाख पे टैक्स 5%, मतलब कि 15,000, सॉरी 15,000 सही है। और 1,02,000 पे टैक्स है सर 10%, तो ये हो गया मेरा 10,200, राइट? तो मेरा टैक्स हो गया सर 25,200। अब सर रिबेट तो मिलनी नहीं है, क्यों नहीं मिलनी रिबेट? रिबेट तभी मिलती जब इनकम आपकी 7 लाख तक हो, इसमें तो ऊपर हो गई तो रिबेट तो नहीं मिलेगी। अब इस हिसाब से तो देखो मेरी इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ 2,000 रुपए। इनकम कितनी बढ़ी मेरी? सिर्फ 2,000 रुपए, और उसकी वजह से मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 25,200 रुपए। क्या ये बात सही है? अब ऐसे में इंसान क्या बोलेगा कि सर मेरी इनकम 2,000 से कम कर दो, मैं तो ये दिखा दूंगा खर्चा हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब आदमी सोचेगा इससे अच्छा मैं 2,000 कम कमा लेता। 2,000 की वजह से अगर मुझे 25,000 का टैक्स देना पड़े तो मैं क्या सोचूंगा, इससे अच्छा तो मैं 2,000 कम कमा लेता, ज्यादा बढ़िया था। तो गवर्नमेंट ने इसका इलाज किया इस बार। क्या इलाज किया सुनिए, जैसे हम वो मार्जिनल रिलीफ निकालते हैं ना सरचार्ज वाली, वैसा ही मुझे यहां बताइए, अगर मेरी इनकम इफ, ठीक है मैं लिखता हूं, इफ इनकम मेरी 7 लाख होती तो मेरा टैक्स कितना होता? निल होता, सही है क्या? तो बताइए चेंज इन टैक्स दोनों कंडीशन में, अगर मेरी इनकम 7 लाख होती तो मेरा टैक्स कितना है, और अगर मेरी इनकम 7,02,000 है तो मेरी इनकम टैक्स कितना है? तो सर मेरा टैक्स 25,200 रुपए का चेंज है। ठीक है, 7 लाख तक टैक्स कितना होता? 0, और 7,02,000 पे कितना है? 25,200। तो ये चेंज इन टैक्स हो गया दोनों सिचुएशन में। चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ है? 2,000 रुपए। इसका मतलब मेरी जेब से फोकट में कितना पैसा जा रहा है? 23,200। ये मानते हैं कि 23,200 रुपए गवर्नमेंट मेरे से बेवजह ले रही है, तो यही आपकी क्या है? मार्जिनल रिलीफ। तो यहां पे आपको लेस करनी है मार्जिनल रिलीफ के नाम से, रिबेट नहीं करनी, रिलीफ करनी है। कितनी? 23,200। तो टैक्स कितना बनेगा आपका? 2,000। अब इस पे आप ऐड करेंगे क्या? HEC 4%, मतलब 80 रुपए, तो ये आपका टैक्स आएगा 2,080। तो इसका मतलब अब अगर किसी बंदे की इनकम 7 लाख से थोड़ी सी क्रॉस करती है तो उसको पूरा टैक्स नहीं देना, उतना ही टैक्स देना है जितनी इनकम बढ़ी है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। जैसे मेरी इनकम कितनी बढ़ी थी? 2,000, तो टैक्स भी मेरा 2,000। समझ गए? ऐसे बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन कि मेरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है, टैक्स कम बढ़ रहा है,
वहां पे जाके मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाएगी। मान लीजिए मेरी इनकम है 7,40,000, तो 7,40,000 में मेरी इनकम कितनी बढ़ी बेसिक लिमिट से, 7 लाख से 40,000 ऊपर, जबकि टैक्स मेरा इतना नहीं बढ़ेगा, तो वहां जाके मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाती है। समझ गए? मार्जिनल रिलीफ तब तक बनेगी जब तक हमारी जेब से फोकट का पैसा जा रहा है। मान लीजिए एक बार ले लेते हैं, चलो इसी को चेंज कर लेता हूँ, ये आ गया समझ में, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। 7 लाख तक तो टैक्स जीरो ही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं एक बार यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए सर मेरी इनकम मैं बढ़ा देता हूँ और मेरी इनकम हो जाती है 7,60,000। अब देखते हैं क्या होगा। सर 7,60,000 हुआ तो 3 लाख तक जीरो, 3 लाख तक 5%, बचा हुआ 1,60,000। 1,60,000 पे कितना हो जाएगा 10%, तो कितना हो गया 16,000। तो मेरा टैक्स बन रहा है 31,000। ठीक, 7 लाख इनकम होती, जैसे आके कहता है कि साहब अगर मेरी 7 लाख इनकम होती तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ नहीं देना पड़ता, ज्यादा है तो बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। बोले कैसे? बोले बताओ। चेंज इन टैक्स कितना है? पहले तुम्हारा टैक्स कितना हो रहा था? बोले 7 लाख होती तो जीरो होता, अभी कितना है 31,000, मतलब आपका टैक्स कितना बढ़ा 31,000। चेंज इन इनकम कितनी है 60,000, तो रिवर्स हो गया ना। अब देखो, अब इनकम ज्यादा बढ़ रही है, क्या हम तुमसे कुछ फोकट का ले रहे हैं? बोलते नहीं सर ऐसा तो नहीं ले रहे, ऐसा कुछ है जो इनकम से भी ज्यादा देना पड़ रहा है? बोले नहीं सर ऐसा तो नहीं है। तो बस किस बात की मार्जिनल रिलीफ? तो ऐसे में ना कोई रिबेट मिलेगी ना कोई मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। समझ गए? मार्जिनल रिलीफ तभी मिलेगी जब ये अमाउंट आपका बड़ा हो इनकम से, मतलब इनकम कम बढ़ी टैक्स ज्यादा बढ़ गया, तो जो ज्यादा बढ़ गया उतने की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। समझ गए? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा पता आपको? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है। पहले आपको बोलेगा कि कैलकुलेट टैक्स, ऐसे बोलेगा कैलकुलेट टैक्स। ठीक है, ए पॉइंट अगर मेरी इनकम 6,98,000 है और बी पॉइंट अगर मेरी इनकम 7,04,000 है, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। 3 नंबर का ये, 3 का ये, या 2.5 का, 2 का, ऐसा मान लीजिए कि दोनों में बताओ। तो आपको पहले उसमें लिख के देना 698 में कितना टैक्स बनता है, पूरी रिबेट मिल जाती है, जीरो टैक्स। फिर इसमें देना कि 7,04,000 पे इतना टैक्स बनता है, मार्जिनल रिलीफ मिलती है, रिबेट नहीं मिलती है। तो वो रिबेट अगर वो पूछना चाहता है आपसे मार्जिनल रिलीफ, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से पढ़ लेना। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, मार्जिनल रिलीफ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ओल्ड रिजिम में सर वही है, 60 साल बिलो 60 वाले जो हैं उनके लिए तो वही रेट है, 2.5, 5 और 5, 20, 30 वाली। ठीक है, 60 साल या उससे ज्यादा है तो उनके लिए वो 3 लाख तक जीरो, 2 लाख जो है 3 से 5 तक 5%, 5 से 10 तक 20% और 30%। और 80 और मोर वाले हैं तो उनके लिए सर 5 लाख तक जीरो, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और बचे हुए पे 30%। वही है रिबेट। अब सर यहाँ पे भी रिबेट है, पर ध्यान रखें रिबेट यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पे है। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट है, और वो भी 12,500 की है। ठीक है, अच्छा सरचार्ज पुराना ही चल रहा है, वही 10%, 15% और 37%। इसमें से 37% हटा नहीं है, 37% किस में से हटा है? न्यू स्कीम में से हटा है। समझ गए? तो ओल्ड स्कीम में अगर आप हो और आपकी इनकम 5 करोड़ एक्सीड करती है तो 37% सरचार्ज भी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए सर। अब जैसे हमें ऑप्शनल स्कीम दी किसको? इंडिविजुअल और एचयूएफ को, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रेजिडेंशियल स्कीम दी। ठीक है, पर ये इंटर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल वालों के लिए हो सकता है। तो रेजिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपकी है तो उसको भी सीधा स्कीम दिया कि आप 15% टैक्स प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% एचईसी दे दो। ठीक है, तो आपको भी वही जो स्लैब रेट, या वो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी रेट याद है कि सर पहले 10%, 10,000 तक कोई लिमिट नहीं है, मतलब 1 रुपए भी इनकम है तो टैक्स लगेगा। तो अप टू 10,000 10%, 10 टू 20 20%, 20 एंड अबव 30%, सीधा ऐसा टैक्स है। तो उसकी जगह शॉर्टकट दिया आपको कि चलो जी दिमाग मत लगाओ, जितनी इनकम है उसका 15% टैक्स, उस पर 10% सरचार्ज, उस पर 4% एचईसी लगाओ, खत्म बात। राइट, पर ये सोसाइटी वो होनी चाहिए जो ऑन और आफ्टर 1/4/2023 तो रजिस्टर्ड हुई है और 31/3/24 से पहले पहले उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हो, तो ही ये लिमिट है, वरना ये लिमिट नहीं है। राइट, तो स्पेसिफिक 1 साल के लिए स्कीम निकाली गई थी। बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं तो देखो सेक्शन का नाम भी वैसा ही है, 115 BAC था हमारा, ये BAD है, ऊपर वाला BAE था, तो उसी तरीके से उसी सीरीज में डाले गए हैं। तो इनको भी ऑप्शन दिया कि सर आप भी एक काम करो, सीधा 22% टैक्स दो, 10% सरचार्ज दो, 4% एचईसी दो, बात खत्म करो। ठीक है, अब ध्यान रहे ऐसा मत जोड़ देना कि 22 + 10 32, 32 और 4 36%, ऐसा मत जोड़ देना। 22 का 10% मतलब 2.2 जुड़ता है तो 24.2 हो गया, फिर 24.2 का 4%, तो इस तरीके से इफेक्टिव निकालना है। तो देखो 22% प्लस
10% प्लस 4%, तो ये 25.168% इफेक्टिव रेट आएगी इसकी। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना। तो एमसीक्यू में आ सकता है ये कि साहब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसकी इफेक्टिव रेट बताओ, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा 22 प्लस 10 प्लस 4, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके सर। अगर आप न्यू स्कीम में चले जाते हैं तो आपके ऊपर एएमटी प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, आइए जी यहां पे सुनते हैं सर स्कोप ऑफ इनकम, जो आपको याद है इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, और उनके हिसाब से हम एक टेबल बनाते थे। ठीक है, अब कुछ लोगों ने होशियारी दिखाई। क्या होशियारी दिखाई, सुनना कि सर मैं हूं रेजिडेंट इंडिया में, ठीक है, और हमें कुछ नया प्लान करना था, तो मेरा कोई रिलेटिव है और वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, या मेरी एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है। अब ये लोग रहते हैं बाहर, इनको इंडिया में आके कोई काम करना था, ठीक है। अब काम करना था तो वाइट मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन्होंने कहा कैसे करें, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं तुमको गिफ्ट दे देता हूं। कहते हैं मैंने इनको 10 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए, ठीक है। अब जब मैंने इनको 10 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए, सेक्शन कौन सा लगना चाहिए था, 56(2)(10) लगना चाहिए था। तो गवर्नमेंट इनके पास गई, बोला लाओ टैक्स 10 लाख पे। कि कहते हैं किस बात का टैक्स, हमारे ऊपर तो ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल ही नहीं है। कैसे सर, मिला कहाँ, बोल सर विदेश में मिला, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है तो विदेश में मिला हमें तो पैसा। तो रिसीव कहाँ हुआ, विदेश में। अराइज कहाँ हुआ, विदेश में, कि सर गिफ्ट में तो विदेश में मिला है। तो अराइज भी आउट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड भी आउट ऑफ इंडिया, और हम हैं नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी, तो ये ट्रांजेक्शन हमारे लिए टैक्सेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा ये तो बड़ा ही पंगा वाला काम हो गया। तो गवर्नमेंट ने 5 जुलाई 2019 को, ध्यान से सुनिएगा, 5 जुलाई 2019 को ये कॉन्सेप्ट डाला कि इसे डीम्ड टू बी, इसे क्या कर लेंगे हम, डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अब जैसे ही माना कि इंडिया में अराइज हुआ है, फिर तो टैक्सेबल है। एक ही बात हो गई, मानो चाहे हो, मान लिया तो मान लिया। तो जैसे ही ये माना कि ये इनकम इंडिया में अराइज हुई है, तो ये अपने आप क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। ठीक है, तो ये 2019 का अमेंडमेंट है। सवाल है सर अगर ये अमेंडमेंट 2019 का है तो अभी क्यों पढ़ा रहे हो, अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया, क्या, एनओआर, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कि अगर जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो वो नॉन रेजिडेंट नहीं है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो भी ये रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। और ये अमेंडमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2023 से, इसलिए ये पढ़ा रहे हैं। समझ गए बात को। तो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में अगर आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी गिफ्ट देते हैं तो वो भी डीम टू बी अराइज इन इंडिया माना जाएगा। समझ गए, तो ये आपको ध्यान देना है। 50,000 से ऊपर तो इसलिए बोला गया क्योंकि गिफ्ट की जो लिमिट होती है 50,000 होती है, इसलिए बोला है कि अगर 50,000 तक है तो फिर तो आप बोल दोगे कि चलो सर मान लो टैक्सेबल है भी, तो 50,000 तक तो फ्री करोगे, तो इसलिए उसको मना किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर, सैलरी में चलते हैं। सैलरी में क्या चेंज है सर, सैलरी में चेंज है, 2-3 चेंज है। ठीक है, एक तो आरएफए में चेंज किया गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन में। रेंट फ्री अकोमोडेशन में पहले पॉपुलेशन बेस्ड, अगर घर मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है, और उसने आपको रहने के लिए दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में सर वैल्यूएशन होता था पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन के हिसाब से रूल था कि अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है, ठीक है, तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख है तो 10%, और 25 लाख से ऊपर है तो 15% वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट होगा, ये था। ठीक है, अब इनको चेंज किया तो पॉपुलेशन भी चेंज कर दी और बेनिफिट भी चेंज कर दिया है। तो पॉपुलेशन क्या कर दी कि 15 लाख तक पॉपुलेशन है तो 5% फायदा है, 15 लाख से 40 लाख है तो 7.5% फायदा है, और 40 लाख से ऊपर है तो 10% फायदा है। तो ये जो थी इनको हटा के ये वाली इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो 7.5, 10 और 15 की जगह 5, 7.5 और 10% कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे प्रैक्टिकल भी आ सकता है इंटर में तो, और फाइनल में ज्यादा ज्यादा एक एमसीक्यू आ सकता है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ। ठीक है, ठीक है। अब सर जब ये चेंज हुई ना तो ये ऑटोमेटिक चेंज होनी थी। जब रेंटेड हाउस होता है तो हम बोलते हैं रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी पुराने प्रोविजन में, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम कितना था, देखो 15 था इसलिए 15 लेते थे, अब मैक्सिमम कितना है 10 है, तो इसलिए नए प्रोविजन में 10 ही लेंगे। तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी जो भी कम हो वो आपका वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये चेंज था कि सर पिछले से पिछले साल जब न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तब स्टैंडर्ड डिडक्शन मना कर दिया, कहा कि कोई एग्जाम्पशन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हट गई थी। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ किया गया, जो सैलरी में से 50,000 की छूट मिलती है वो वाली, वो अलाउ की गई थी। ठीक है, उसको अलाउ किया गया। इस साल फाइनेंस एक्ट 2024 में इसको हटा के
बढ़ा के कितना कर दिया है, 75,000 कर दिया है, पर वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर न्यू स्कीम में भी 50,000 की छूट आपको देनी है, बस इतना याद रखिए। ओल्ड में तो देनी है, न्यू में भी देनी है, समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट, लीव इनकेसमेंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है, स्ट्रांगली मुझे लगता है ये एमसीक्यू में आ सकता है कि लीव इनकेसमेंट बोल दीजिए, अनलीव सैलरी बोल दीजिए, छुट्टियों के बदले पैसा बोल दीजिए। अगर आप कंपनी में छुट्टियां नहीं ले रहे हैं, छुट्टियां मिलती हैं पर आप नहीं ले रहे हैं, और आप बुढ़ापे में उसको क्या करवाते हैं, रिटायरमेंट पे इनकेस करवाते हैं, तो उसमें जो आप बढ़ते हैं ना 10 मंथ सैलरी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो उसमें जो आप बोलते हैं मैक्सिमम 3 लाख रुपए, उसकी जगह आपको लिखना है मैक्सिमम 25 लाख रुपए। तो ये चेंज है और इसमें एमसीक्यू बन सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, राइट? तो ये है आपके एमसीक्यू, ठीक है। इस सीट के लास्ट में मैं आपको कराऊंगा, हमने न्यू स्कीम में क्या क्या नहीं मिलेगा उसकी एक पूरी समरी भी बना रखी है, तो वो भी आप इसमें कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है सेक्शन 43BH। सर सेक्शन 43BH बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, हॉट टॉपिक है, और इस साल इसका बड़ा ही वो रहा है, तो हो सकता है इस पे आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। क्या है देखिए सर, हमारा एक एक्ट बना हुआ है MSME एक्ट, ठीक है, 2006 में ही बन गया था ये। तो इसका एक सेक्शन है और सेक्शन है 15, ठीक है। एमएसएमई एक्ट 2006 पहले से बना हुआ, कोई अभी नहीं बना है, और इसका सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर आप किसी एमएसएमई पर्सन से, एमएसएमई मतलब जो माइक्रो और स्मॉल जो होते हैं उसमें, तो माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस से अगर आप कोई माल खरीदते हैं, उससे कोई सर्विस लेते हैं, तो आपके लिए तो खर्चा है। जैसे मान लीजिए मैंने माल खरीदा तो परचेज में डालूंगा, खर्चा लिया मैंने, सर्विस ली तो खर्चे में डालूंगा। तो मुझे उस एमएसएमई वेंडर को जिससे मैंने सर्विस या माल लिया है, उसे मुझे 15 दिन में पेमेंट करना है, ठीक है। 15 दिन में पेमेंट करना होता है। ये बात कहां लिखी हुई थी? कि एमएसएमई एक्ट में लिखी हुई थी, ठीक है, कि 15 दिन में पेमेंट करना है, नहीं तो हम आप पे एक्शन ले सकते हैं, या वो रिकवरी के लिए आप पे ये कर सकता है वो कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ था। हमने कहा सर 15 दिन तो बहुत कम है, हमारे तो पार्टी के साथ एग्रीमेंट है, हम तो 30 दिन का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एग्रीमेंट है तो फिर तो हो सकता है, क्रेडिट पीरियड तो ज़्यादा भी हो सकता है। उन्होंने कहा चलो 30 दिन ओके। हमने कहा सर हमारा तो पार्टी के साथ एग्रीमेंट है, हम तो 2 महीने में पेमेंट करते हैं। तो कहा भाई ऐसे तो एग्रीमेंट तो आप 2 साल का भी कर सकते हो, एग्रीमेंट तो कितना भी कर सकते हैं हम, मैं और पार्टी ने बात कर ली, पार्टी कहती है आप 6 महीने बाद दे देना पेमेंट, तो ऐसे तो झूठा एग्रीमेंट भी बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसे तो देखो नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट मैंडेटरी है, और अगर एग्रीमेंट है भी तो भी 45 दिन में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एमएसएमई एक्ट में सेक्शन 15 में ये बात लिख दी, पर इसको कोई भी सीरियसली ले ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, एमएसएमई एक्ट की कोई नहीं सुन रहा। सोचो कानून बन गया पर कोई नहीं सुन रहा, ऐसे चल रहा है। अब हुआ क्या, पिछले साल उस कानून को उठा के उसका रेफरेंस किस में डाल दिया, इनकम टैक्स एक्ट में डाल दिया, और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्शन 43BH, क्योंकि ऑलरेडी एक सेक्शन चल रहा था हमारा सेक्शन 43B। सेक्शन 43B कहता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी छूट तभी मिलती है जब उनका पेमेंट हो जाए, ऐसा है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ड्यूज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, जीएसटी, इनकी छूट तभी मिलती, बोनस, इन सब की छूट तभी मिलती है जब इनका पेमेंट हो जाए, वो भी रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पहले। ये लिखा था सेक्शन 43B में, तो उसी के पास में एक नया सेक्शन टिका दिया, कौन सा, सेक्शन 43BH, और इसमें यह लिख दिया कि अगर आपने इन दिनों में मतलब 15 और 45 दिन में एसएससी को पेमेंट नहीं किया तो आपका खर्चा हम डिसअलाउड कर देंगे, समझ गए, आपका खर्चा हम डिसअलाउड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर एक्स से 5 लाख की परचेज करी, ठीक है, मिस्टर एक्स एक एमएसएमई वेंडर है, ठीक है। अब परचेज करी तो मैंने तो पेंडल में ट्रेडिंग में लिख दिया टू परचेज, जैसे ही मैंने ट्रेडिंग में लिखा टू परचेज, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, राइट। अब मैंने उसको 45 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो वो मेरा 5 लाख का जो खर्चा है परचेज का वो डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब 5 लाख रुपए मेरी इनकम में वापस से जुड़ जाएंगे। तो ये तो बड़ा खतरनाक पॉइंट था, राइट। तो यस, तो ये पॉइंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर जब आपको पीजीबीपी का क्वेश्चन देगा ना, तो नीचे ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख देगा कि मिस्टर एक्स एक वेंडर है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, इनको हमें 2 लाख का पेमेंट करना था, 1 लाख का पेमेंट तो हमने विद इन 45 डेज कर दिया, या तारीख दे देगा, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा कि 45 दिन में हुआ या नहीं हुआ। तो 1 लाख का पेमेंट तो हमने 45 दिन के अंदर कर दिया, 1 लाख का पेमेंट हमने बाद में किया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 45 दिन से लेट है तो उतना अमाउंट आपको इनकम में वापस जोड़ना है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे इसको फॉलो कर लेना। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 44AD। सर सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन,
कि सर अगर मैं चाहता हूं बुक्स अकाउंट मुझे प्रॉपर्ली नहीं रखनी तो मैं अपने टर्नओवर का 8% इनकम डिक्लेयर कर सकता हूं, ठीक है। और अगर मेरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो 6% इनकम डिक्लेयर कर सकता हूं। तो 8% और 6% वाला आपने सबने पढ़ा हुआ है। अब ये स्कीम सिर्फ वही ले सकते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसमें चेंज किया गया, इसमें एक नया क्लोज जोड़ा गया 3 करोड़ का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 करोड़ की इनकम की जगह 3 करोड़ कर दी, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलती करके आ जाओगे, ठीक है। वो तो मैं तब कहता कि जब इसको 2 करोड़ को हटा देते और इसकी जगह 3 करोड़ कर देते, तब तो मैं ये बोलता कि इस 2 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया गया है। पर ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी 2 करोड़ ही है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए जिनके 5% से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं है उनके लिए 3 करोड़ किया गया है, ठीक है। जिन लोगों का 95% से ज्यादा टर्नओवर ऑनलाइन होता हो उसके लिए 3 करोड़ लिमिट कर दी है, समझ गए। मान लीजिए सर मेरा जो बिजनेस है अपना जो है वंस स्मार्ट क्लासेज है, ऐसा समझिए। चलो ये तो सर्विस, चलो मैं दूसरे ले लेता हूँ। मान लीजिए वंस इंटरप्राइजेज है, आप तो ऐसा ले लीजिए, ठीक है। और हमारा जो टर्नओवर है वो है मान लीजिए 2.6 करोड़, ठीक। वंस इंटरप्राइजेज हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका टर्नओवर 2.6 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। सवाल आया कि क्या मैं 44 एडी ले सकता हूं, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर सीधा सीधा नो हो जाता था, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर जाते ही आप 44 एडी नहीं ले सकते। तो पहले तो इसका आंसर सीधा सीधा नो था। पर अब एक ऑप्शन है, हमसे पूछा गया कि आपकी जो रिसिप्ट है, आपको जो पैसा मिलता है, आपको जो टर्नओवर है, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। मैंने कहा सर मेरा तो 2 करोड़ 55 लाख रुपए तो ऑनलाइन है और सिर्फ 0.05 लाख जो है वो कैश में है। इसका मतलब मेरा 95% से ज्यादा काम किस में है, ऑनलाइन में। तो मैं अभी भी 44 एडी ले सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए लिमिट 3 करोड़ लगेगी, ठीक है। अगर यही मेरा पूरा टर्नओवर मान लीजिए, या मैं कहता हूं कि सर मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर तो कैश में है और 1 करोड़ 60 लाख का टर्नओवर मेरा ऑनलाइन है, तो मैं 44 एडी नहीं ले सकता, क्योंकि इस बार मेरे ऊपर 2 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल है, समझ गए। तो सभी के लिए 2 करोड़ की लिमिट है, पर जिन लोगों के 95% से ज्यादा टर्नओवर ऑनलाइन है उसके लिए 3 करोड़ की लिमिट हो गई है, ठीक है। सेम ऐसा प्रोफेशनल के लिए हुआ सेक्शन 44 एडीए में कि सर 50 लाख की लिमिट थी, ठीक है, किस चीज की, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेने की, ठीक है। अब वो बढ़ा के कितनी कर दिया, 75% फॉर सम केसेज जिसमें ऑनलाइन रिसिप्ट 95% से ज्यादा हो, या यूं कहूं कि कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा ना हो। दोनों चीजें बोल सकते हैं, कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा ना हो या ऑनलाइन रिसिप्ट 95% से ज्यादा हो, बात एक ही है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, ये कोई इतना कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का है कि सर जब हम नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है सर हमें कुछ खर्चे करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसकी छूट हमें 1/5 5 साल तक मिलती है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम कोई भी कंपनी का अकाउंटिंग करते थे तो हमने लिख दिया कि 40,000 का खर्चा, 50,000 का खर्चा, 1 लाख का खर्चा, तो कोई पूछने वाला नहीं था कि किस चीज का हुआ, कैसे हुआ, बताओ। अब बोला गया कि आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, मतलब आपको एक रिटर्न भरनी पड़ेगी और उसमें आपको ये बताना पड़ेगा अलग अलग कि इस पे कितना हुआ, इस पे कितना हुआ, इस पे कितना हुआ, अलग अलग डिटेल देनी पड़ेगी। मतलब आप फर्जी अमाउंट नहीं डाल सकते, राइट। और ये आपकी रिटर्न भरने से 1 महीने पहले आपको जमा करवानी पड़ेगी। कहने का मतलब गवर्नमेंट डिटेल में जा रही है कि ऐसा नहीं तुमने लिख दिया 2 लाख, 2 लाख में क्या, कितना, कैसे, वो बताओ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डाली गई है। बोलो आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है तो ओके। तो मार्केट लिंक डिबेंचर अगर है तो उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये आपको ध्यान देना है बस, उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। चलिए सर मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, सेक्शन 54 में मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी गई है। मतलब जो हम करते थे ना कि घर के बदले घर, अगर हमने घर बेचा और घर खरीदा तो सर घर बेचा और घर खरीदा तो आप ये कहें कि मैंने 40 करोड़ का घर बेचा, उस पर मुझे 10 करोड़ का फायदा हुआ और मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो छूट मुझे 10 करोड़ की मिलनी चाहिए, तो मिल जाएगी, ठीक है। पर अगर आप ये कहें कि मैंने 40 करोड़ का घर बेचा, मुझे 20 करोड़ का फायदा हुआ और मैंने नया बंगला खरीद लिया, 20 करोड़ की छूट चाहिए, वो नहीं मिलेगी। मैक्सिमम छूट 10 करोड़ की ही मिलेगी, राइट, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम चीज क्या है, 10 करोड़ कि सर 54 ऐप में भी 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, ओके। पर इसमें प्रोपोर्शनेट मिलेगी 10 करोड़ के रेशियो में। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मैंने तो 15 करोड़ का, 20 करोड़ का फायदा हुआ, तो 20 करोड़ का फायदा तो अलाउेबल ही नहीं है ना, 10 करोड़ का ही एग्जम्पशन अलाउेबल है, तो फिर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा नेट सेल कंसिडरेशन के रेशियो में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है, ये देख लो कि सर नेक्स्ट क्या बोला
कि सर जब आप मान लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं और हमने लोन पे प्रॉपर्टी ली, अब लोन पे प्रॉपर्टी ली किस्तें जा रही हैं, किस्तों में इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो सवाल ये आता है कि उस इंटरेस्ट का हम क्या करें। तो वो बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रेट टू सेल नॉट इंक्लूड द डिडक्शन क्लेम्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B और अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A। 6A क्या मतलब 80GG से यहाँ पे, ठीक है, कि सर होता क्या है, सॉरी 80GG नहीं, 80EE हो सकता है, 80EEA हो सकता है। तो हम क्या करते हैं सर, हमने एक घर खरीदा, घर पे हमने लोन लिया, लोन की हम ईएमआई चुका रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि सर जो ईएमआई हम चुका रहे हैं उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी छूट हमने किस में ले ली, 80C में ले ली, ठीक है। जो इंटरेस्ट पार्ट है उसकी छूट हमने 24B में ले ली, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में ले ली। जो इंटरेस्ट बच गया उसकी छूट हमने यहां ले ली। तो इसका मतलब उस इंटरेस्ट की छूट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम उस इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी जोड़ देते हैं कि सब मेरे घर के ऊपर खर्चा आ रहा है तो मेरी कॉस्ट होगी, तो जब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो मैं इसको भी जोड़ूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे छूट ऑलरेडी मिल चुकी है, तो दोबारा से उसको कॉस्ट में एड ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए अदर सोर्स में। अदर सोर्स में हाँ ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा देख लीजिए आप। सर प्राइवेट कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी पे क्या होता था, एक सेक्शन लगता था 5627B, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, ठीक है, और मार्केट रेट से ज्यादा पे इशू करती है, तो मार्केट रेट से ज्यादा का जो डिफरेंस है उसे गिफ्ट माना जाता था इन हैंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। और वहां पे ये था कि सर वो शेयर्स सिर्फ रेजिडेंट को ही इश्यू होने चाहिए, तभी ये प्रोविजन लगेगा, वरना ये प्रोविजन नहीं लगेगा, ठीक है। अब वहां पे चेंज किया गया और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। आगे बात सुन, तो पहले सिर्फ रेजिडेंट वर्ड था और नॉन रेजिडेंट के लिए हम टैक्सेबल नहीं करते थे। हमने अदर सोर्स में क्वेश्चन भी किया हुआ, हमारी बुक में क्वेश्चन भी है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए हम टैक्सेबल नहीं करते थे, अब कर देना है आपको, राइट, कि नॉन रेजिडेंट के केस में भी वो इनकम में आ जाएगा। चलिए डिडक्शंस, सर डिडक्शंस में ऐसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही चेंज है कि डिडक्शन इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन ऑफ 50% विदाउट लिमिट में जो गांधी परिवार था उसको हटा दिया, तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी फंड को हटा दिया, सिर्फ ओनली पीएम डॉट रिलीफ फंड उसमें बचा है, राइट। चलिए टीडीएस, हाँ टीडीएस में किसी बच्चे ने कल पूछा भी था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दो। देखो इंपॉर्टेंट तो वैसे कुछ नहीं होते, ठीक है, रेट तो ऑलमोस्ट सबकी याद होनी चाहिए हमको बस, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हो जाए पर रेट तो याद होनी चाहिए। तो ये कुछ नए सेक्शंस आए हैं, ये जरूर याद कर लेना आप। तो सर टीडीएस ऑन विनिंग ऑन द ऑनलाइन गेम, ये बड़ा अभी परेशान कर रहा है, जैसे कि ड्रीम 11, ठीक है, हमने इस बार जितनी आईटीआर भरी मोस्ट ऑफ द आईटीआर में ड्रीम 11 की इनकम या लॉस था, राइट। तो सुनिए सर सेक्शन 194BA, याद रख लेना आप, सेक्शन 194BA, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल मेकिंग पेमेंट इन द फॉर एनी ऑनलाइन गेम सेल डिडक्ट द रेट ऑफ 30%। मतलब आपने ड्रीम 11 में 1 लाख जीत लिए तो वो 1 लाख पे नहीं करेगा आपको, वो 30% टीडीएस काट के पे करेगा, ठीक है। बट इफ द विनिंग इज विदड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड द टाइम ऑफ द विड्रॉल ऑफ सच इनकम, ठीक है, ऑल द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट द सोर्स ऑन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द नेट विनिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। सर यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि पहली बात तो यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, तो जिसके 200 रुपए, हमने ये भी रिटर्न भरी कि किसी के 200 रुपए की इनकम थी तो उसका भी टीडीएस कटा हुआ है, तो कोई लिमिट है ही नहीं, 2 रुपए भी आप कमाओगे तो उस पर भी काट लेंगे हम। तो जितने भी आप ड्रीम 11 या ऐसे कोई जो है ना जूपो, वो कहना जूपी.com, लूडो, इनसे कुछ भी कमाते हो तो उस पर 30% टीडीएस कटेगा, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर मान लीजिए कि मुझे ऐसा पता चल गया टीडीएस कटना है, तो मैंने पैसा विड्रॉ ही नहीं किया, मैंने कमाया पर मैंने वहीं पड़ा रहने दिया, मैंने कहा मार्च के बाद निकालूंगा, अप्रैल में निकालूंगा, मार्च में नहीं निकाल रहा, तो भी कट जाएगा भैया। एट द एंड ऑफ ईयर जितना भी पैसा आपका जमा होगा उस पर टीडीएस काटना जरूरी है, समझ गए बात को, आगे बात समझ में, यस। तो मान लीजिए आपने 10 लाख कमाए, अब आप कहते हो कि सर 10 लाख में से मैंने 5 लाख निकाल लिए, तो जिस दिन 5 लाख निकाले उस पर 30% काट लिया।
अब बचे हुए 5 लाख आप निकाल नहीं रहे, आप बोल रहे हो कि इस साल नहीं निकालूंगा, इस साल तो मेरा टीडीएस ज्यादा हो जाएगा, अगले साल निकालूंगा, तो 31 मार्च को उस बचे हुए 5 लाख पे भी टीडीएस कट जाएगा। तो जब निकालेंगे तब, या फिर एंड ऑफ ईयर, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। यस, तो ये आ जाइए। टैक्स ऑन द विनिंग। अब टैक्स ऑन विनिंग, ये तो टीडीएस था कि सर टीडीएस का प्रोविजन बनाया जो बंदा आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है उसके लिए। अब आपके पास पेमेंट आ गया तो टैक्स तो लगाएंगे उस पर, तो 30% टैक्स भी लगेगा, सिंपल। तो सर क्या वो एडजस्ट हो जाएगा? हाँ, वो तो एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने टीडीएस काट लिया, जस्ट लाइक मान लीजिए कमीशन होता है, तो कमीशन पे उसने टीडीएस काट लिया, हम हमारी इनकम में जोड़ लेते हैं, फिर हमारा जो भी टैक्स बनता है उसमें से लेस हो जाता है। तो वैसे ये होगा कि इनकम में जुड़ जाएगा सेक्शन 115 बीबीजे में, और जो भी टैक्स बन रहा होगा उस पर 30% टैक्स लग, जो भी इनकम बन रही होगी उस पर 30% टैक्स लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। टीडीएस इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस, सेक्शन 194 डबल बी। ठीक है, एवरी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट shall be required to deduct TDS at the rate of 30% in case of the payment of winning horse race, but tax shall deducted only if the amount aggregate or payable to 10,000, 10,000 से ऊपर है तो कटेगा। पहले क्या होता है कि ऐसा था कि इंडिविजुअल एचयूएफ है तो ऑडिट होगी तो ही कटाएंगे, तो वो सब चीज़ें हटा दी, इंडिविजुअल एचयूएफ को भी काटना पड़ेगा, हर आदमी को काटना पड़ेगा। तो अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का हॉर्स रेस में कोई विनिंग है किसी की, तो टीडीएस कटेगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 30%। सेक्शन 194D, सेक्शन 194D में सर कमीशन की रेट 5% थी, कमीशन पे टीडीएस की रेट, जिसको बढ़ा दिया है। और किस केस में बढ़ाया है? सिर्फ कंपनी के केस में बढ़ाया है और 10% कर दिया, तो रेट अभी भी 5% ही है इन केस ऑफ अदर। सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के केस में उसको बढ़ा के 10% कर दिया गया है, राइट। चलिए भाई आगे देख लेते हैं सर। ओके, इन केस ऑफ रेमिटेंस, हाँ ये भी टीडीएस और टीसीएस का अच्छा सेक्शन है, तो इसको अच्छे से देख लेना। हाँ ये आपको हो सकता है थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। एज पर सेक्शन 206C1G, tax shall be collected at source in the following cases. In the case of remittance, remittance मतलब मैं इंडिया से पैसा भेज रहा हूँ, remittance out of India, authorized dealer shall collect tax at source on the amount exceeding 7 lakhs। अगर मैं 7 लाख तक भेज रहा हूँ तब तो अलग चीज़ है, और अगर मैं अमाउंट 7 लाख से ज़्यादा भेज रहा हूँ तो फिर अलग चीज़ है। तो आइए देखते हैं। तो सर अगर मैं 7 लाख तक कोई अमाउंट भेज रहा हूँ तो कोई टीडीएस नहीं है, टीसीएस नहीं लेगा वो मुझसे। पर अगर मैंने 7 लाख से ऊपर भेजा तो 20% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 7 लैक्स, तो मतलब 8 लाख भेजा तो सिर्फ 1 लाख पे, ठीक है। तो 20% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 7 लैक्स, 7 लाख से ऊपर जो अमाउंट जाएगा उसका 20% मेरा ये टीसीएस कट जाएगा, ये टीसीएस है बेसिकली, ठीक है। ओके, 5% ऑन द अमाउंट अबव 7 लाख, अगर ये आप पैसा आप एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, आप कहते हैं कि सर मैं तो मजबूरी में भेजना पड़ रहा है, बीमारी है या पढ़ाई है बच्चे की इसलिए भेज रहा हूँ, तो बोले चलो ठीक है फिर 5% टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सर मैंने तो उधार लिया था बेटे को पढ़ाने के लिए, वो लोन चुका रहा हूँ, तो बोला सर लोन चुका रहे हो क्या, चलो ठीक है, तो फिर 0.5%। तो कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 7 लाख, कि अगर आपने 7 लाख तक रेमिटेंस किया तो कोई इशू नहीं है, पर अगर 7 लाख से ऊपर रेमिटेंस किया तो नॉर्मली 20%, एजुकेशन या हेल्थ के लिए है तो 5%, और एजुकेशन लोन चुकाने के लिए है तो 0.5% है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, टीसीएस shall be applicable in case of overseas tour payment and for the purpose of every seller who is the selling overseas tour program package to collect a tax at the rate of 5% up to 7 lakh and 20% on above 7 lakh। कि अगर आप ना जैसे सर बैंकॉक का टूर है या दुबई का टूर है, मलेशिया का टूर है, आपको कोई बुक करके दे रहा है, तो उस केस में अगर अमाउंट 7 लाख तक है तो वो 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा, और 7 लाख से ऊपर है तो 20% कलेक्ट करेगा, ठीक है। जो अमाउंट ऊपर वाला है उस पर 20% करेगा, ठीक है। सर हाईएस्ट टीसीएस की रेट 20% है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। लीजिए लास्ट टॉपिक है हमारा, यही थे, इतने से अमेंडमेंट थे मोस्टली। अब लास्ट टॉपिक हमारा है सर नई स्कीम में क्या एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो मैंने फिर से लिख दिया है कि सर देखिए प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, और नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल अलाउंस नहीं मिलेगा, एलटीसी एचआरए ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, हेल्पर अलाउंस कोई किसी भी तरीके का कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा है क्या यहाँ पे, हाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है स्पेशली एबल्ड लोगों को, ठीक है। कन्वेंस ऑफिस के लिए है तो मिलता है, ठीक है। ट्रेवल की कॉस्ट ऑफिस के लिए तो मिलती है, डेली अलाउंस ऑफिस के लिए है तो मिलता है, पर कहने का मतलब अगर सर मैं आपको लॉजिकली याद करवा दूँ कि सर
पहले क्या होता था, जब भी मैं अलाउंस आपको पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे बताता हूँ कि कुछ अलाउंस पर्सनल पर्पज के लिए मिलते हैं और कुछ अलाउंस ऑफिशियल पर्पज के लिए मिलते हैं। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपको अलाउंसेस पर्सनल पर्पज के लिए मिले थे तो उनमें से भी कई बार कुछ छूट मिलती थी, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, आइसलैंड अलाउंस, कॉम्पनसेटरी। तो ये चीजें थी पर्सनल मिलने के बावजूद इनमें से एग्जाम्शन थी, तो उसको हटा दिया। बोले किस बात की एग्जाम्शन, जब तुम्हें पर्सनली पैसा मिल रहा है तो उस पर टैक्स भरो, राइट। पर ये जो सारे अलाउंसेज है ये सब ऑफिशियल है, ऑफिस के काम से मुझे कहीं जाना पड़ रहा है उसके पैसे मिल रहे हैं, तो भैया मैं किस बात का टैक्स भरूं। तो अभी भी ऑफिशियल जो अलाउंस है उनको टैक्स फ्री रखा गया है, राइट, ठीक है, और इनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओल्ड और न्यू स्कीम का। हाउस प्रॉपर्टी का चेंज, हाउस प्रॉपर्टी का चेंज मैं बता ही दिया आपको कि सर हाउस प्रॉपर्टी में, हाँ हाउस प्रॉपर्टी में जो चेंज था वो तो पहले ही बता दिया था, पुराने पिछले साल ही आ गया था, इसलिए इस बार रिपीट नहीं किया है कि सर हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट नहीं मिलती है, ठीक है। जो लेट आउट है उस पर तो मिल जाएगी, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में से इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट नहीं मिलती है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में से एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, 32(8) भी नहीं मिलता, 33(a) भी है, नई स्कीम में ये सब चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। अदर सोर्स में क्या चेंज है सर, अदर सोर्स में कोई चेंज विशेष है नहीं वैसे तो, ठीक है। खर्चों की छूट यहाँ पे फैमिली पेंशन में मिलती है, ठीक है, ठीक है, ये नहीं मिलती थी अब मिलती है, ये कर लो कि सर इस साल से फैमिली पेंशन की जो छूट थी 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन वो मिलने लग गई है न्यू स्कीम में, पहले नहीं मिलती थी, ठीक है। बस डिडक्शंस की बात करें तो सर किसी भी तरीके की डिडक्शन नई स्कीम में नहीं मिलेगी, पर 80 CCD2 मिल जाएगा, 80 JJA मिल जाएगा, JJAA है, 80 JJAA मिल जाएगा, बस सिंपल लॉजिक। इतने से अमेंडमेंट है और कुछ है ही नहीं विशेष इसमें। मैं फिर रिपीट कर दूं, न्यू स्कीम में आपको सैलरी में तो मैंने बता दिया आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और जो ऑफिशियल अलाउंस होता है वो मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस नहीं मिलता है, बाकी सब मिल जाता है। पीजीबीपी में सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, 32(AD) नहीं मिलता, स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलता, 35 जो साइंटिफिक रिसर्च के हैं वो नहीं मिलते, स्किल डेवलपमेंट नहीं मिलता, और जो वो था इसके अलावा जो टीर कॉफी रबर बोर्ड है, साइट रिस्टोरेशन फंड नहीं है, फंड है, ये सब अलाउेबल नहीं है पीजीबीपी में, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कैपिटल गेन में ओल्ड और न्यू स्कीम में कोई चेंज फिलहाल है नहीं, और अदर सोर्स में ये है कि सर फैमिली पेंशन में जो छूट मिलती थी वो पहले नहीं मिलती थी, इस साल से ऑन कर दिए कि चलो मिल जाएगी आपको, ठीक है, ओके। और डिडक्शन, हाँ डिडक्शन में किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलती, सिर्फ सेक्शन 80 CCD2 मतलब कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, और 80 JJAA मतलब कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, इन दो की छूट मिल जाती है, बाकी किसी खर्चे की कोई छूट नहीं मिलती है। अग्निवीर तो अभी नया आया था वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है जी आपके अमेंडमेंट्स, ये कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।